Namaste Gurukulians. Hope you are studying continuously. Beta, today we are going to start fourth video, that is part 4 of chapter number 8, Human Health and Diseases of class 12th Biology. ठीक है. In last video we have covered up to various type of diseases like bacterial disease, viral disease, उसके बाद protozoan disease, fungal disease and helminthic disease. In this topic we are going to start, in this video we are going to start a new topic. The name of topic is immunity. ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. इम्यूनिटी क्या होती है? दिस इज़ द बेसिक पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस. तो हमारी बॉडी की जो नेचुरल एक एबिलिटी है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट फाइट करने की, ताकि हमें डिजीज़ ना हो, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी. तो अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट, it is the natural ability of a body to resist or fight against disease causing pathogens or microbes. ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है इसके अंदर. तो अब जो इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी को हमने आगे पढ़ना है. दिस इम्यूनिटी इज़ ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली. तो अभी हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे. सो दिस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, बाय बर्थ होती है ये, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो इन्नेट इम्यूनिटी जैसे मैंने लिखा, ये हमें बाय बर्थ मिलती है, ठीक है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हरदम कब जनरेट होगी? जब हम अपने लाइफ टाइम के दौरान जो इम्यूनिटी अराइज करवाएंगे, गेन करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो डिफरेंट टाइप के बैरियर्स की वजह से होती है हमारी. Four type of barriers are present. One is physical barrier, second is physiological, barriers, third is cytological, barriers, and fourth one is cytokine. साइटोलॉजिकल को आप सेलुलर भी बोल सकते हो. बुक के अंदर सेलुलर लिखा है तो इसको हम सेलुलर ही लिख देते हैं. अदरवाइज साइटो का मतलब भी सेल ही होता है. सेलुलर बैरियर्स, ठीक है. ऐसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप से हो सकती है.
one is active immunity and another one is passive immunity. Active immunity is further differentiated into two parts. These are artificial and natural. आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी AI लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. दिस इज नेचुरल. तो ये है आपकी मेजर कैटेगराइजेशन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता चलूँगा, उसके बाद में इसके पॉइंट्स लिखते चलेंगे. सो ये जो इम्यूनिटी है इननेट इम्यूनिटी, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ फ़िलहाल. ठीक है, पहले आप बना लेना इसको, मैं इसको ये चीज़ मिटा रहा हूँ ताकि इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जाएं. सो इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमें मिलती है, इसके पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट है ये होती है बाय बर्थ. ठीक है, पेरेंट्स से मिलती है हमें. सेकंड, इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक. ठीक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये हर टाइप के पैथोजन के लिए सेम काम करते हैं. ठीक है, अब जैसे मान लो इस दरवाजे के अंदर हमने इस रूम के अंदर हमने दरवाज़ा लगा रखा है. अब इस दरवाजे का काम क्या है, अगर ये बंद है तो ये हर किसी के एंट्री को रोकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो. ठीक है, सो किसी भी टाइप का पैथोजन हो उसको बॉडी में अंदर घुसने से रोकने के लिए वो सेम टाइप का काम कर रहा है. ठीक है, इट विल नॉट differentiate any type of pathogen and it will not perform specific functions against specific pathogen. सबके लिए एक जैसा काम. ठीक है, इस चीज़ को बोल रहे हैं नॉन स्पेसिफिक. तो नॉन स्पेसिफिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. नॉन स्पेसिफिक मीन्स performs same function for any type of pathogen. ठीक है, सो बाय बर्थ मिलती है, नॉन स्पेसिफिक है और बस इसमें और तो कोई काम नहीं है और बाकी ये है. ठीक है, तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, अकम्पनीड बाय for different types of barriers. ठीक है, तो जो इननेट इम्यूनिटी है वो ये 4 डिफरेंट टाइप के जो बैरियर्स हैं इसकी वजह से है हमारे पास. ठीक है, तो इन बैरियर्स को पढ़ते हैं. सबसे पहला है फिजिकल बैरियर. ठीक है, फिजिकल बैरियर के अंदर सबसे फर्स्ट एग्जांपल आ जाएगा हमारा स्किन. ठीक है, तो स्किन क्या करती है, बाहर से जितने भी हमारे पैथोजन है उनको ब्लॉक करके रखती है ताकि वो अंदर वाले जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं हमारे डेलिकेट टिश्यूज़ उसको इन्फेक्ट ना कर पाए. ठीक है, यहीं लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ यहीं पे. ठीक है, सो स्किन प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजेंस and infection of internal tissues. तो अंदर के टिश्यूज़ को बचाएगी. दूसरा है इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या फिर हमारा पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, डाइजेशन वाला ट्रैक्ट, ठीक है, उसके हर जगह पे क्या है, म्यूकस की मेम्ब्रेन है। वो म्यूकस की मेम्ब्रेन क्या करती है, वो भी जो पैथोजेंस हैं उसको वहाँ पे स्टिक करवा के रखती है, अंदर नहीं जाने देती है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं GI ट्रैक्ट, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो दीज आर एक्टिंग एज फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो भी क्या होता है, एक बैरियर की तरह काम करता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया जाता है तो हमारी बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन, ठीक है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर और इसके अंदर आ गया सलाइवा इन माउथ, ये क्या होता है, एसिडिक होता है, pH 6.8 होती है इसकी, ठीक है। तो ये भी किल करता है बहुत सारे माइक्रोब्स को। टीयर्स इन आईज, ठीक है, ये, और एसिड इन स्टमक, तो ये भी क्या है, दीज आर बैरियर्स। ये भी माइक्रोब्स को किल करता है, ये भी माइक्रोब्स को किल करता है। हमारी आइज़ के अंदर जो माइक्रोब्स जा सकते हैं वो टीयर्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सलाइवा जो हमारे माउथ के अंदर स्लाइटली एसिडिक होता है तो वो भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को किल करता है। तो हमें एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, वेरियस डिजीज से। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। थर्ड है सेलुलर बैरियर। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको। सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर्स में मतलब सम सेल्स विल एक्ट एज बैरियर्स, ठीक है। तो वो बैरियर्स कौन कौन से टाइप के सेल हैं सेलुलर बैरियर्स के अंदर? एक तो आएंगे आपके मैक्रोफाजिस। मैक्रोफाजिस क्या है? दीज आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, एंड नेचुरल किलर सेल्स, इसको बोलते हैं NK सेल्स, ठीक है। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स which will act as barrier for various pathogens। तो जो मैक्रोफाज जो होता है वो क्या करता है? डायरेक्टली फैगोसिटाइज मतलब एंगल्फ कर जाना, फैगोसिटाइज द पैथोजन। मैक्रोफाजिस। न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। जो नेचुरल किलर सेल होता है
it makes pores in the body of pathogen. ठीक है, pores in the body of pathogen. और उन पोर्स को हम बोलते हैं परफोरेंस. ठीक है, विच लीड्स टू सेल लाइसिस. लाइसिस मतलब टूट जाना, सेल मतलब यहाँ किसकी सेल की बात कर रहे हैं हम, जो पैथोजन है. ठीक है, पैथोजन की सेल के अंदर नेचुरल किलर सेल्स ने क्या किया, पोर्स कर दिए. जब पोर कर दिए हैं तो क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, पानी अंदर घुस जाएगा. पानी अंदर घुस गया तो क्या होगा, बस्टिंग हो जाएगी. तो आपकी जो पैथोजन की जो सेल थी, पैथोजन था, उसका लाइसिस हो जाएगा. ठीक है. So these are three different type of cells which act as a barrier and included in cellular barrier. नेक्स्ट आपका फोर्थ आ गया साइटोकाइन्स. सो साइटोकाइन्स क्या करते हैं कि मान लो ये एक सेल थी, ठीक है, ये वायरस से इन्फेक्ट हो गई, तो जो सेल इन्फेक्ट हुई है ये सेल कुछ प्रोटीन सिक्रीट करेगी. ठीक है, उन प्रोटीन्स को बोलते हैं हम साइटोकाइन्स. ठीक है, दोज प्रोटीन्स विल एक्टिवेट अदर सेल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द इन्फेक्शन. ये अपने आप तो मरेंगी, पर मरने से पहले क्या करेंगी, कुछ चीज़ रिलीज करेंगी जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं, और वो केमिकल मैसेंजर दूसरी जो सेल होगी, हेल्दी सेल, उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे. तो साइटोकाइन्स क्या हैं, दीज आर केमिकल मैसेंजर टाइप. साइटोकाइन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, और होते ही एक्चुअली में प्रोटीन्स हैं. दीज आर केमिकल मैसेंजर्स which are released by an infected cell, मतलब जिसके ऊपर अटैक हो चुका है पैथोजन का. सो दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स या प्रोटीन्स which are released by an infected cell and prevents अदर हेल्दी सेल्स. दूसरों को बचाने का काम करेंगे. ठीक है, तो ये है आपका साइटोकाइन्स का फंक्शन. तो दिस इज ऑल अबाउट, ये तो आपके 3 जनरल फीचर्स थे इन्नेट इम्यूनिटी के. ठीक है, अब इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के बैरियर थे, वो हमने यहाँ पे लिखे थे. चारों बैरियर्स के बारे में हमने 2-2 पॉइंट लिख दिए. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका राइट साइड का जो पोर्शन था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो हेडिंग आ गया आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो जैसे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, बेसिक पॉइंट्स इनबोर्न या इनबोर्न इम्यूनिटी के या इन्नेट इम्यूनिटी के, ऐसे ही कुछ जनरल पॉइंट्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के. फर्स्ट पॉइंट,
दिस इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। ये हमें बाई बर्थ नहीं मिलती, ठीक है। सेकेंड, इट इज हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक मतलब जैसा पैथोजन आएगा उसके अगेंस्ट वैसा सा ही फंक्शन करेगा, ठीक है। मीन्स फंक्शन और रिएक्ट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पैथोजन। वो हाईली स्पेसिफिक हैं। हाईली स्पेसिफिक कैसे हो गया? जैसे मान लो क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बाहर से कोई अगर स्टूडेंट जो बाहर चला गया था पानी पीने, ज़्यादा लेट आया है, मैं उसको नहीं घुसने दे रहा, ठीक है। पर अगर प्रिंसिपल सर आए तो मैं उनको घुसने दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसा सा पैथोजन था उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्ड देना, ठीक है। तो दिस इज हाईली स्पेसिफिक। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 पॉइंट हो गए। थर्ड इज मेमोरी। मेमोरी का काम क्या है कि एक बार अगर मैंने किसी सेल के अगेंस्ट कुछ फंक्शन किया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने प्रिंसिपल सर को देखा कि आने दिया, एक बार मैंने रिकग्नाइज कर लिया कि ये प्रिंसिपल सर हैं, तो नेक्स्ट टाइम ये जब भी आएंगे मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स सेम होगा कि आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का होता है कि वो मेमोरी में स्टोर कर लेती कि जब पहली बार पैथोजन आया था मैंने उसके अगेंस्ट कैसा रिएक्ट किया, जैसे भी रिएक्ट किया वो चीज़ स्टोर कर ली, इसने मेमोरी बना ली, ठीक है। अब वो ही पैथोजन अगर नियर फ्यूचर में फिर दोबारा अटैक करेगा तो अब उस पैथोजन के अगेंस्ट ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और इंस्टेंटली रिएक्ट करेगी हमारी बॉडी, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम हमने जो रिस्पॉन्स दिया था वो था प्राइमरी रिस्पॉन्स, और जो सेकंड टाइम जो कि फास्ट रिस्पॉन्स हुआ ड्यू टू मेमोरी, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो इसके पास मेमोरी की भी प्रॉपर्टी है, मेमोरी विच, तो इस ऐसे लिख लेना, इट हैज़ मेमोरी, इट हैज़ मेमोरी विच हेल्प इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किसके बेस पे है? मेमोरी के बेस पे है, ठीक है। अगर मेमोरी नहीं होती तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता ही नहीं। फोर्थ, इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब क्या है कि कोई जो सेल है वो मेरी बॉडी की है तो उसके अगेंस्ट मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर कोई सेल बाहर की है, मान लो कोई बैक्टीरिया या वायरस है, तो उसके अगेंस्ट मैंने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या होता कि वो इम्यूनिटी जो है वो अपनी सेल्फ की सेल से, हमारी बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट ही काम कर जाती। अगर ऐसा कोई केस होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, व्हेन द स्पेसिफिक सेल्स या फिर व्हेन द एंटीबॉडीज आर अनेबल टू डिटेक्ट या अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड इट विल स्टार्ट हार्मिंग द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। दीज विल लीड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आगे आएगा ये चीज़ भी। तो दीज आर सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आ कैसे सकती है? इट कैन बी अचीव्ड नेचुरली और
आर्टिफिशियली। अब इस वर्ड को समझना, यहाँ पे इस लाइन को मैंने वहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट किया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने किस में डिफ्रेंशिएट किया था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने डिफ्रेंशिएट किया था एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, चलो ये यहाँ तक लिखने के बाद इस पॉइंट को मैं अभी थोड़ा सा और आगे जाके समझाता हूँ। तो इससे पहले हम करते हैं, ये 5 पॉइंट हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, जैसे मैंने फ्लो चार्ट में बताया था। एक है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव। तो ये जनरल पॉइंट्स जो हैं ये मैं अब मिटा देता हूँ यहाँ से। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स को हमने एक्टिवेट कराना है। ठीक है, और जब भी हम बोलते हैं इम्यून सेल्स तो मोस्टली हम WBCs की बात करते हैं, और WBC में भी स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स की और लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, ये मैंने आपको 11th में भी करवाया था कि जो WBC हैं वो 5 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल बोल देते हैं उसको, और तीसरा बेसोफिल, 4th इज़ मोनोसाइट एंड 5th इज़ लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है उसका सबसे मेन फंक्शन होता है हमारे इम्यूनिटी के अंदर। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है, हमारी इम्यूनिटी एक्टिव होएगी कब? या तो हम डायरेक्टली हमारे यहाँ कोई पैथोजन अटैक कर दे, ठीक है, उसको बोल दिया हमने नेचुरली, या हम आर्टिफिशियली करवाएं उसको। ठीक है, आर्टिफिशियली कैसे हो सकती है? जैसे मान लो पोलियो की ड्रॉप्स। तो जो हम पोलियो की ड्रॉप्स देते हैं छोटे बच्चों को, हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसी पैथोजन को, पोलियो का जो वायरस है उसी को बॉडी के अंदर डालते हैं। बट कंडीशन क्या है, हमने उस वायरस को कर दिया है इनएक्टिवेट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना फंडा। जिस वायरस की वजह से डिजीज़ होने वाली थी, हमने उसी वायरस को इनएक्टिवेट करके बॉडी के अंदर डाल दिया। ठीक है, एज ए पोलियो ड्रॉप्स। तो वो जब इनएक्टिवेट हो गया तो वो डिजीज़ तो कोज नहीं कर सकता हमें, पर उस वायरस को देख के आइडेंटिफाई करके हमारी जो इम्यून सेल्स है, लिम्फोसाइट्स हैं, वो हो गई एक्टिव। ठीक है, और उन सेल्स एक्टिव होने के बाद उन सेल्स ने बनाई एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनेगी, बच्चे की बॉडी के अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़। तो जब नियर फ्यूचर के अंदर कभी भी दोबारा पोलियो वायरस बॉडी के अंदर जाएगा बच्चे के, तो ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी और उन एंटीबॉडीज़ की वजह से पोलियो उस बच्चे को नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी, एक लाइन लिख देता हूँ। इन दिस आवर इम्यून सिस्टम becomes active and produce antibodies। ठीक है, पर ये एंटीबॉडीज किस तरीके से हो सकती हैं? तो अब यहाँ पे 2 बातें आ गई, जो मैंने उसका लास्ट पॉइंट लिखवाया था वहाँ पे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, AI लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और ये है आपका नेचुरल, AI। नेचुरल में तो सिंपल है, एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू बॉडी will activate lymphocytes
लिम्फोसाइट्स, CY है ये, ठीक है, लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। सिर्फ एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस होती है, मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन एंड विल किल इट, उसको ख़त्म कर देना। किल इट की बजाय आप डिस्ट्रॉय इट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका नेचुरल। अब है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर जो मैंने अभी बताया था पोलियो वाला ही चीज़, ठीक है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में हमने क्या करेंगे, वैक्सीन आर यूज्ड टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम and vaccines may have inactivated pathogen, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, मैंने यहाँ पे जो 2 लाइनें लिखी हैं उसका मैंने डिटेल में आपको बताया है कि करता कैसे है, ठीक है। तो वैक्सीन के अंदर क्या है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन है। अब ये चीज़ थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ऐसा होता क्यों है। अब मान लो मैंने बोल दिया कि ये एक पैथोजन है, ठीक है, दिस इज ए पैथोजन, दिस पैथोजन में भी ए वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है। मान लो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो इसका सेल वॉल है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये ठीक है, ये। तो इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीजेंस, ठीक है। एंटीजेंस आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन, ठीक है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में हरदम स्पेसिफिकली हम लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। हमारे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो किसको रिकग्नाइज करेंगे, वो पूरे पैथोजन को रिकग्नाइज नहीं करते, ठीक है, वो करेंगे रिकग्नाइज एंटीजन को। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। सो एंटीजेंस क्या हैं, दीज आर प्रोटीन्स present on surface of pathogen। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स विल identify antigens and not pathogen, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। वो पैथोजन को नहीं ढूंढती, पैथोजन को नहीं रिकग्नाइज करती, दे विल रिकग्नाइज द स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन, ठीक है। सो लिम्फोसाइट्स विल आइडेंटिफाई एंटीजेंस एंड नॉट पैथोजन and activates them to produce antibodies,
और ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, दे विल किल और डिस्ट्रॉय पैथोजन। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, ये इस चीज़ को समझाने के लिए बताई है, ठीक है। पोलियो वाली वैक्सीन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल है ये चीज़। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमने तो पूरा का पूरा पैथोजन दिया है, पर फिर भी बच्चे को पोलियो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमने इस पैथोजन को दिया, पर हमने इसको कर दिया इनएक्टिवेट। ये डिजीज़ कोज कर ही नहीं सकता, ठीक है। जब डिजीज़ कोज नहीं कर सकता, पर इसके ऊपर सरफेस पे एंटीजन तो प्रेजेंट है, इसी को हमने वैक्सीन में, पोलियो वैक्सीन में डाल दिया और बच्चे को पिला दी। जब बच्चे की बॉडी के अंदर गए तो एंटीजन रिकग्नाइज कर लिए किसने? लिम्फोसाइट ने। लिम्फोसाइट का काम तो वही, जैसे एंटीजन आया एंटीबॉडीज बना देगा। एंटीबॉडीज बन के हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर घूमती रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव पैथोजन आएगा, अलाइव पैथोजन आएगा, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगी एंटीबॉडीज? इट विल किल दैट पैथोजन एंड द बेबी विल बी सेफ फ्रॉम अटैक ऑफ पोलियो वायरस। तो ये उसका मेथड होता है करने का। अब जो हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। चलो वो अभी थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। दूसरी कैटेगरी आ गई इसकी पैसिव इम्यूनिटी। सो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है, हमारे पास रेडीमेड एंटीबॉडीज होंगी विच विल बी एडमिनिस्टर्ड विद इन द बॉडी ऑफ ए पेशेंट, ताकि रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी फास्ट आए। इसमें तो क्या था कि भाई पैथोजन अंदर गया, उसके बाद हमारी बॉडी की सिस्टम एक्टिवेट हुआ, फिर उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाई, फिर उन्होंने एंटीबॉडीज़ ने रिएक्ट किया पैथोजन के अगेंस्ट। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ही ले रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन्स भी बोलते हैं, आर एडमिनिस्टर्ड into body through injections और orally, माउथ से भी हो सकता है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स वगैरह में होता है। पोलियो ड्रॉप्स तो चलो उसमें आ गया, और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं रेडीमेड। तो रेडीमेड है ये सारा सिस्टम इसमें। पर इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्पेसिफिक कम होती है एज़ कंपेयर टू दिस। अभी हमने पॉइंट बोला था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो होती ही स्पेसिफिक है, पर उसमें भी डिफ्रेंशिएशन। ये जो पार्ट है इसका एक्टिव इम्यूनिटी, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये थोड़ी सी कम स्पेसिफिक है, लेस स्पेसिफिक देन एक्टिव इम्यूनिटी। AI लिख देता हूँ दोबारा। बट इसका फ़ायदा क्या है, ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज जा रही हैं, पर इसका इफ़ेक्ट बहुत कम टाइम तक रहता है, ठीक है। कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो लेस स्पेसिफिक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इम्यून रिस्पॉन्स इज फास्ट, but it lasts for less time, ज़्यादा देर तक नहीं रहती, ठीक है। may have side effects, और
एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम रेबीज के लिए, रेबीज एंटीटॉक्सिन्स एंड स्नेक बाइट एंटीटॉक्सिन्स, स्नेक वीनम, सांप के जहर के लिए। तो ये रेडीमेड है, ठीक है। डायरेक्टली एडमिनिस्टर करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स तो फास्ट आएगा, पर ये ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर नहीं रुकती, पर इनका कुछ थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमने डिफरेंस लिखना है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसी पॉइंट्स को मैं अब लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी के पॉइंट्स के साथ कंपेयर करता हूँ। टाइम कितना हो गया एक बार देखते हैं। 41 मिनट्स हो गई ऑलरेडी। सो ये था पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पे हमने बोला रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, यहाँ हम बोलेंगे एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड आफ्टर एंट्री ऑफ लाइव और डेड पैथोजन, चाहे तो वो लाइव होगा चाहे वो डेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन होगा। लाइव होगा तो नेचुरल हो गया, डेड होगा इनएक्टिवेटेड होगा तो आर्टिफिशियल हो गया। सेकंड पॉइंट, वहाँ पे लिखा हमने लेस स्पेसिफिक, यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक। देन पैसिव इम्यूनिटी, वहाँ पे लिखा हमने इम्यून रिस्पॉन्स इज फास्ट, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स इज स्लो। क्यों स्लो है? क्योंकि पहले वो पैथोजन आएगा, उसको हमारा लिम्फोसाइट्स रिकग्नाइज करेंगी, उसके बाद एंटीबॉडीज बनाएंगी, तो स्लो है। इम्यून रिस्पॉन्स इज स्लो। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिखा इट लास्ट फॉर लेस टाइम, रेडीमेड हैं जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ये बहुत देर तक घूमती रहती हैं बॉडी के अंदर, काफ़ी उन तक सालों तक। सो इट कैन लास्ट एंड ब्लड में सर्कुलेट होते रहेंगी एंड सर्कुलेट इन ब्लड and circulate in blood for even years, सालों तक रह सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने मे हैव साइड इफ़ेक्ट, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी लेस स्पेसिफिक थी, यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक, यहाँ पे ज़्यादा थी, नो साइड इफ़ेक्ट। एग्जाम्पल, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो मैंने अभी बताया था कि कैसे काम करती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर एक टर्म और है अभी इससे रिलेटेड, वो भी मैंने डिस्कस करनी है, चलो कर ही लेते हैं।
मैंने बोला था कि भाई जो लिम्फोसाइट्स हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. ठीक है. अब जब ये बी लिम्फोसाइट है ये भी फर्दर जाके डिवाइड करके दो टाइप की सेल बनाती है, बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल्स. ठीक है. ऐसे ही टी लिम्फोसाइट जो हैं वो भी आगे जाके फर्दर डिफरेंशिएट कर जाते हैं. टी हेल्पर सेल, टी सेल और बी सेल भी बोल देते हैं इसको. लिम्फोसाइट नहीं लिखना तो टी सेल बी सेल भी लिख देते हैं. टी हेल्पर सेल इसको टी एच से ऐसे डिनोट करते हैं हम. दूसरा टी साइटोटॉक्सिक सेल टी सी, टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, एक और होता है, ये चीज़ आपके अभी इसमें दी नहीं हुई है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. मेमोरी भी तो होता ही होता है, टी मेमोरी सेल. एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, सप्रेसर सेल, टी सप्रेसर सेल, इसको बोलते हैं टी एस से. ठीक है. तो यहाँ पे बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल, यहाँ पे चार डिफरेंट टाइप की सेल. जब टी लिम्फोसाइट जब डिवाइड होती है तो चार डिफरेंट टाइप की सेल बना सकती है. हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, सप्रेसर सेल, मेमोरी सेल. मेमोरी सेल का फंक्शन क्या है? सिंपली मेमोराइज करना कि पहले भी ये पैथोजन आया था, उसके अगेंस्ट मैंने ऐसा रिस्पॉन्ड करा था, अब की बार फिर वही करना है. तो मेमोरी सेल्स की वजह से जो आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी मोर इफेक्टिव एंड फास्ट. बी प्लाज्मा सेल्स जो हैं दे विल सिक्रीट एंटीबॉडीज. ठीक है. इनटू ब्लड. ध्यान रखना ये पॉइंट को अभी मैं यूज करूँगा आगे. एंटीबॉडीज़ को मैं लिखता हूँ ए, कैपिटल ए, बी और छोटा एस. एंटीबॉडीज़. एंटीजन को लिखते हैं हम, एंटीजन को लिखते हैं हम ए जी. ठीक है. एंटीबॉडी को लिखते हैं हम ए बी. तो एंटीबॉडीज कौन बना रहा है? लिम्फोसाइट बना रहा है. पर कौन से टाइप का बनाएगा? बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट में भी बी प्लाज्मा सेल. मेमोरी सेल का फंक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है. मैं 2-3 बार बता चुका हूँ आपको. अब बात करते हैं यहाँ पे टी लिम्फोसाइट की. टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल जो है वो क्या करता है? इट विल एक्टिवेट टी साइटोटॉक्सिक सेल. ठीक है. एज वेल एज बी सेल टू रिलीज एंटीबॉडीज. तो इसका काम क्या है? एक्टिवेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ABS लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखना. टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेट TC सेल, T साइटोटॉक्सिक सेल टू एक्ट अपॉन पैथोजन. देखो चलो पहले इसका ये लिख देता हूँ. इसका काम क्या है? डायरेक्टली एक्ट अपॉन पैथोजन एंड किल
इट बाय एनगल्फिंग, या तो एनगल्फ कर जाएगा, फैगोसिटाइज कर जाएगा, ठीक है। तो टी सेल में सबसे मेजर फंक्शन होता है इसका। वहाँ पे बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज बनाई, ब्लड के अंदर छोड़ दी, और वो अब ब्लड के थ्रू एंटीबॉडीज जाएंगी कहाँ तक, जहाँ पैथोजन होगा, ठीक है, एंटीबॉडीज। टी सेल में टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगी, ये उस पर्टिकुलर सेल के पास खुद जाएगी, ब्लड के थ्रू नहीं जाएगी, और ये उसको डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट काम, इसको भी और इसको भी एक्टिवेट कौन करता है, हेल्पर सेल। इट विल हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ टीसी एज वेल एज बी प्लाज्मा सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो ना आपका ये काम करेगा ना ये काम करेगा, तो आपका टोटल इम्यून सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है। और यही काम होता है HIV के इन्फेक्शन के अंदर। तो जो HIV है वो क्या करता है, वो टी हेल्पर सेल को ही ख़त्म करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, HIV destroys TH and hence whole immune system crashes down। सारा का सारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्रैश डाउन हो गया और हमें बहुत सारी डिजीज़ लगने के चांसेस हो गए, ठीक है। टी सप्रेसर सेल का काम क्या है, सप्रेस, ये चीज़ कहीं लिखी नहीं हुई है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, समझने के लिए है, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको वो पीछे के लॉजिक क्लियर हो जाते हैं। सो इट विल सप्रेस द एक्शन ऑफ TH एंड TC, इन दोनों को सप्रेस करने के लिए ये है, ठीक है। मेमोरी सेल का मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है, 2-3 बार बता चुका हूँ। तो अब एक टर्म देखना यहाँ पे आएगी, बी लिम्फोसाइट की वजह से एंटीबॉडीज बनी और वो ब्लड के अंदर रिलीज होगी। इसकी वजह से इम्यूनिटी जो आएगी, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं हम ह्यूमोरल, HUMARAL, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। लिक्विड क्या है, ब्लड। तो जो इम्यूनिटी हमारे लिक्विड के थ्रू आई, ब्लड के थ्रू आई इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, उसको बोल दिया हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। वाइल टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, और उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पे सेल नहीं गई थी उसको पैथोजन को मारने, उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई और वो गई थी। यहाँ पे पूरी की पूरी सेल जा रही है, इसलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर में कई बार आया है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। नीट में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो हम किसी एक बंदे का ऑर्गन दूसरे के अंदर ग्राफ्ट करवा लेते हैं, ठीक है, हम एक का हार्ट या एक की किडनी दूसरे के अंदर लगा देते हैं हम, तो वो जो ग्राफ्ट लगाया है हमने, किडनी लगाई है, वो रिजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी। वो किसकी वजह से करती है, ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम CMI, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रखना पॉइंट को। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी which is caused by T lymphocyte is responsible for rejection of grafts, ठीक है। और ये आपकी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी काम आती है, ब्लड सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है।
ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। इससे रिलेटेड एक दो वैसे मैंने बता तो दिया है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी आप बुक से देख लोगे, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। प्राइमरी रिस्पॉन्स वो होता है जो फर्स्ट टाइम पैथोजन आया उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने, इम्यून सिस्टम ने जो भी रिस्पॉन्ड किया, दैट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद मेमोरी बन गई, मेमोरी सेल्स ने उसको रिकग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट टाइम द सेम पैथोजन जब भी आएगा तो हमारी मेमोरी सेल्स को पता था कि ये पहले भी आ चुका है, इसके अगेंस्ट मैंने ऐसा फंक्शन किया था, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स विल बी ऑलवेज फास्ट एंड मोर इफेक्टिव देन प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ आप अपने नोट्स में, बुक्स में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ आज की इस 4th वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।